बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चैप्टर नंबर 15 का एंट्री टेस्ट के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर एंड इट्स टिपिकल एमसीक्यूज़, ये हमारा आज का टॉपिक है। हाँ, ये टॉपिक आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस में पहले नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए शायद आप लोगों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो जाए। ठीक है, ट्रांसफार्मर बच्चों ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ट्रांसफार्मर बच्चों क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि किस लिए यूज़ होती है? विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ, विच इज़ यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग electrical device which is used to increase or decrease the value of alternating voltage or current is called transformer। बच्चों एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि किसके लिए यूज होती है? जो कि यूज होती है इंक्रीज या डिक्रीज करवाने के लिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी लिखते जाएं। ये कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से इसका लिंक करता है। ठीक है जी, कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है ये। फिर दूसरी बात याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ओनली ऑन डीसी बच्चों, एसी, ऑपरेट्स ओनली अपॉन एसी। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ एसी पर ऑपरेट करता है, नॉट ऑन डीसी। ये डीसी पर ऑपरेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, ट्रांसफार्मर डज नॉट ऑपरेट ऑन डीसी, इट ओनली ऑपरेट्स ऑन एसी। उसके बाद बच्चों लिखें, इट डज नॉट चेंज the frequency of input alternating current। बच्चों ये इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करता। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, इट ओनली इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ये सिर्फ करंट या वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, उसकी टाइम पीरियड को चेंज नहीं करता। ठीक है, इट्स इनपुट एंड आउटपुट, its input and output both are AC। बच्चों इसकी इनपुट ले लें या आउटपुट ले लें, दोनों क्या होती हैं? AC ही होती हैं, दोनों ऑल्टरनेटिंग होती हैं। मतलब इसकी इनपुट भी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, आउटपुट भी ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद बच्चों ट्रांसफार्मर में नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? इट कैन नॉट इंक्रीज पावर लेवल। ये कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता। जनरली रियल ट्रांसफार्मर्स में, जो रियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, रियल ट्रांसफार्मर्स में आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। जबकि आइडियल ट्रांसफार्मर्स में आपको पता है बच्चों, आउटपुट पावर किसके बराबर होती है? नियरली इक्वल टू, यानी आउटपुट पावर और इनपुट पावर एक दूसरे के इक्वल होती हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में। रियल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर इनपुट पावर से क्या होती है? थोड़ी कम होती है। अच्छा, ये अब जो बातें मैंने लिखी हैं थोड़ा सा देख लें। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये नहीं, वो तो लाइन में भूल ही गया था, एक ही तो आप लोगों को आती थी, वो मैंने लिखी नहीं, वो लिख देता हूँ। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये सारे के सारे इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। अच्छा, अब ज़रा हम लोग इनकी गिनती शुरू करते हैं, मतलब इनको थोड़ा सा ना थोड़ा दिमाग बनाना शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में बच्चों क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, इसमें से भी बड़े एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर में 3 चीज़ें हैं। एक तो बच्चों कॉइल्स हैं, 2 चीज़ें बल्कि कॉइल्स हैं, और उसके बाद बच्चों एक है कोर।
याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स हैं ये किसकी बनी होती हैं, ये बनी होती हैं मेड अप ऑफ कॉपर, ये कॉपर की बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है वो भी बताता हूं। जबकि ये इसकी जो कोर है ये किसकी बनाई जाती है, सॉफ्ट आयरन की बनाई जाती है, नॉट स्टील, सॉफ्ट आयरन की कोर बनाई जाती है। ये कॉइल्स ट्रांसफार्मर में दो होती हैं, ठीक है जी। एक को बोला जाता है प्राइमरी कॉइल और दूसरी को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, दोनों किसकी बनी होती हैं, कॉपर की बनी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब दोनों को जज कैसे करते हैं, याद रखिएगा ऐसी कॉइल जिसके साथ एसी सोर्स अटैच होता है, जिसके साथ एसी सोर्स अटैच होता है हम लोग उसको प्राइमरी कहते हैं, और जिसके साथ लोड अटैच करेंगे मतलब जिस वोल्टेज को चेंज करना होता है उसको प्राइमरी के साथ लगाते हैं, जिस और चेंज करके जिसको देना है यानी लोड को देना है वो सेकेंडरी पे लगाते हैं। द कॉइल विच इज अटैच्ड विद द लोड इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल, द कॉइल विच इज अटैच्ड विद द एसी सोर्स इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। ठीक हो गया। और उसके बाद बच्चों जो ट्रांसफार्मर में अगर मैं बात करता हूं, ये देखें, देयर इज नो, लिख लें ये लाइन, कॉइल्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली लिंक्ड। बच्चों ये जो कॉइल्स होती है ना ये इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं होती, दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स होती हैं बच्चों वो एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स, एक दूसरे को अपने मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ क्या करती हैं बच्चों, लिंक करती हैं ये। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इन ट्रांसफार्मर्स, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। बच्चों ट्रांसफार्मर्स में प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता, ये मैग्नेटिकली लिंक्ड होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, चले अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ भी करता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास प्यारे बच्चों एक है सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट ही क्यों लेते हैं, आयरन इसके अंदर जो लॉसेज वगैरह है उसको रिड्यूस करने के लिए, वो भी सारी कहानी आगे आएगी। अभी सिर्फ मैंने पॉइंट लिखवाए, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। लो जी, ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ठीक है। और ये कोर किसकी बनी होती है, मैंने आपको बता दिया है, सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर इज बेस्ट। इसकी एक साइड पर हम लोग एक वायर को वाउंड कर देते हैं और दूसरी साइड पर एक दूसरी वायर को वाउंड कर दिया है। दोनों किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। अच्छा, इस कॉइल का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, जिस कॉइल के साथ अब हम लोग एसी सोर्स अटैच करेंगे, ठीक है, ये इनपुट अटैच करेंगे, वो होगी प्राइमरी। और यहां पे हम लोग अटैच करेंगे प्यारे बच्चों एक लोड, जिस लोड से आप लोगों ने आउटपुट लेनी है। ठीक है जी, ये लोड से आप लोगों ने यहां पे आउटपुट लेनी है और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, सेकेंडरी कॉइल का नाम देते हैं। अब प्राइमरी कॉइल की जो टर्न्स होती है ना, जो प्राइमरी कॉइल की टर्न्स होती हैं, ये टर्न्स है ना प्राइमरी कॉइल के, गुच्छा जो इसका बना हुआ है, वाइंडिंग जो इसकी बनी हुई है, ठीक है, वो प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी से रिप्रेजेंट करते हैं। जाहिर बात है इधर आपने कोई वोल्टेज भी दिया है, वो वोल्टेज को वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइमरी में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, आईपी। इसी तरह सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो एनएस होती हैं, जो वोल्टेज होता है वो वीएस होता है, जो करंट होता है वो आईएस होता है। ओके, अभी तो वो जो बातें मैंने लिखी थी वो मैंने यहाँ पे, क्या इन दोनों के दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ना, देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स, दीज कॉइल्स आर मैग्नेटिकली लिंक्ड विद द कोर। ठीक है जी, ये कोर के साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड है। कोर इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट आयरन। अब यहां पर ये देखें, इनपुट एसी दिया, आउटपुट भी एसी ही मिलेगा लोड को, मगर वो बढ़ के या कम होके मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर की टाइप कौन सी है। कांस्टेंट फ्लक्स मशीन इसको क्यों बोलते हैं, चले आए अब इधर। ये देखें यार, ये प्राइमरी कॉइल के साथ एसी सोर्स अटैच किया, ये ऑल्टरनेटिंग करंट आपको पता है क्या करता है, अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। तो इसका मतलब ये करंट चेंजिंग है। जब ये चेंजिंग करंट इस कॉइल में से पास करेगा तो वो जो इस कॉइल का फ्लक्स होगा, चेंजिंग फ्लक्स, क्या वो फ्लक्स सारे का सारा बच्चों इस कोर के थ्रू सेकेंडरी में से गुजरेगा। तो जब प्राइमरी का सारा फ्लक्स इस कोर के थ्रू सेकेंडरी में से गुजरेगा तो सेकेंडरी में भी चेंजिंग फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा।
उस ईएमएफ को या वोल्टेज को वीएस बोलेंगे, करंट को आईएस बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ये देखें, इस प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट की वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ या करंट आ रहा है। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, बिकॉज maximum flux of the primary coil links with the secondary coil through the core। ओके बच्चों, ये छोटी मोटी बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। हाँ, ये कैसे वोल्टेज को बढ़ाता है, कम करता है, करंट को कम ज्यादा कैसे करता है, वो तो भी आगे की बातें हैं। यहां तक ओके तो हैंड रेज कर दें ताकि मैं आगे चल सकूं। ये एसी पर ही ऑपरेट, यानी इसकी दोनों इनपुट और आउटपुट एसी है। एक बात, पावर लेवल को कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। म्यूचुअल इंडक्शन की बात मैंने आपको बता दी, कोर ये वो सारा। और उसके बाद कांस्टेंट फ्लक्स मशीन से बनाते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी तक पहुंच गया, फ्लक्स कहीं पर भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि फ्लक्स यहां पर लॉस बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लक्स जो है ना वो क्या नाम है अपना लॉस होता है। ठीक है, बहुत ही माइनर फ्लक्स लॉस होता है, इसलिए हम लोग ओवरऑल बोलते हैं इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। हाँ, ये डीसी पर ऑपरेट क्यों नहीं करता हो भाई? डीसी होता है कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट से कांस्टेंट फ्लक्स होगा, और कांस्टेंट फ्लक्स से आपको पता है ईएमएफ जनरेट नहीं होती, चेंजिंग फ्लक्स से ईएमएफ आती है। इसका मतलब सेकेंडरी में जो ईएमएफ लानी है वो चेंजिंग फ्लक्स से लानी है, डीसी तो चेंजिंग नहीं होता। इसका मतलब डीसी के ऊपर ट्रांसफार्मर ऑपरेट नहीं कर सकता। याद रखिएगा, किसी भी एमसीक्यू के क्वेश्चन में एमसीक्यू की स्टेटमेंट में अगर कहीं पर उसने लिखा हो ना जी फलां सेल ऑफ दिस वोल्ट इज अटैच्ड विद द प्राइमरी कॉइल, तो उसका आंसर जीरो होगा। जब भी सेल की बात कर देगा ना प्राइमरी के साथ अटैच किया, उसका आंसर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सेल डीसी सोर्स है, तो डीसी के ऊपर ट्रांसफार्मर ऑपरेट करता ही नहीं है। ठीक हो गया, तो इसलिए याद रखनी है आप लोगों ने ये बात। अब बच्चों थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं। ट्रांसफार्मर में आप लोगों को पता है ये जो क्या नाम है अपना NS/NP होता है, ये बेसिकली किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है VS/VP के। इसको पूरा हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक प्रूफ करते होते हैं। तो NS/NP इज इक्वल टू VS/VP होता है। यहां से एक चीज पता चल रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिस ट्रांसफार्मर की जिस साइड की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हुआ करेंगी वहां का वोल्टेज भी ज्यादा कंसीडर होगा, जिस साइड की टर्न्स कम होंगी वहां का वोल्टेज भी कम होगा। तो आप लोग देखें, अगर NS ऊपर है तो VS ऊपर है, अगर NP नीचे तो VP नीचे, तो डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ। ठीक है, हम लोग ट्रांसफार्मर में ये जो रेशो होती है NS/NP, याद रखिएगा, दिस NS/NP रेशो इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इसको बोला जाता है, NS/NP को। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें बड़ा यूज होगा। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक चीज आती है जी आइडियल ट्रांसफार्मर। ये मैं TF लिख रहा हूं, इससे मुराद ट्रू फॉल ना समझ बैठना। आइडियल ट्रांसफार्मर में भी आप लोगों ने देखा कि आउटपुट पावर यानी सेकेंडरी की पावर प्राइमरी की पावर के बराबर होगी। आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। सेकेंडरी की पावर को मैं लिख सकता हूं VS/IS, और प्राइमरी की पावर को लिख सकता हूं VP/IP, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फिर VS/VP इज इक्वल टू IP/IS। तो यहां पर थोड़ा सा गौर करें, वोल्टेज का करंट के साथ क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ये देखें, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ट्रांसफार्मर्स में वोल्टेज का करंट के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। अब कई आप लोगों में से बच्चे होंगे जिनके दिमाग में आ रहा होगा, सर जी वो तो ओहम्स लॉ पढ़ा था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपने अनोखी कहानी सुना दी है। वो भाई ट्रांसफार्मर्स में वोल्टेज का करंट के साथ क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। यहां पर वोल्टेज, इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाया करेगा वो करंट को क्या किया करेगा? कम किया करेगा। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाया करेगा वो करंट को कम। इसलिए देखें मैंने इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा था? ऐसी डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को कम या ज्यादा करती है। तो याद रखिएगा, कोई भी ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं जो एट ए टाइम वोल्टेज और करंट दोनों को बढ़ा दे। जब जो एक वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा वो करंट को कम कर रहा होगा, जो करंट को बढ़ा रहा होगा वो वोल्टेज को कम कर रहा होगा। अभी देखते हैं। तो बच्चों यहां तक बातें क्लियर है, तो हैंड रेस चाहिए मुझे जल्दी जल्दी, हरी अप, ताकि मैं आगे चल सकूं। हाँ जी, बाकी ओके जी। अब बच्चों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं।
अभी ये सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी तो इसके एमसीक्यू शुरू होने हैं, इसकी बड़ी बड़ी काम की बातें भी आनी है। अच्छा, इसके बाद ना बच्चों अब आ गई इसकी टाइप्स और लॉसेस, ये पढ़ने के बाद एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। ट्रांसफार्मर की टाइप्स कौन कौन सी हैं बच्चों? याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा, मैं आपको कहता हूँ यार ये मैं कोर बना रहा हूँ ट्रांसफार्मर की, इस साइड पर भी। अच्छा, इधर मैंने प्राइमरी कॉइल, इधर मैंने सेकेंडरी कॉइल, ये है प्राइमरी और ये है जी सेकेंडरी। थोड़ा सा गौर करें। ओ यार आप लोग देखो, इधर NP है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, चलाओ ज़रा बात, बताओ मुझे इधर क्या है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्राइमरी की टर्न्स सेकेंडरी से क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्राइमरी की टर्न्स सेकेंडरी की टर्न से कम है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी की टर्न सेकेंडरी की टर्न से ज़्यादा है, तो मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। इसका मतलब जिस साइड की टर्न्स ज़्यादा है उस साइड का वोल्टेज भी क्या होगा, ज़्यादा। तो VP इज़ ग्रेटर देन VS, जबकि इधर क्या होगा, VP इज़ लेस देन VS। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें। अब VP वाला जो वोल्टेज होगा ये इनपुट होगा। अब इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट क्या है, कम, जबकि इधर क्या है, इनपुट कम है, आउटपुट क्या है, ज़्यादा। तो आप लोग गौर करें, यहाँ पर इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, इधर इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है। इसका मतलब आउटपुट ज़्यादा, इसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये क्या काम कर रहा है, इट मीन्स ये क्या काम कर रहा है, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज। बच्चों ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जबकि ये देखें आउटपुट इसकी कम हो गई है, इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, डिक्रीजेज द वोल्टेज। ओके नाइस। तो ये तो बात आप लोग मानते हैं, यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा रहा है और दूसरा वोल्टेज को कम कर रहा है। अच्छा, फिर अगली बात, तो याद रखिएगा ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, हम लोग उस ब्यूटीफुल ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, डेड ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बच्चों ऐसे ट्रांसफार्मर का नाम क्या होता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप। ये 2 ट्रांसफार्मर आप लोगों की निगाहों के सामने आ गए हैं। अब यहां से आप लोग जो चीज जज करेंगे वो क्या है, एक बात और मुझे बताओ, जब वोल्टेज का करंट के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। जरा मोल चेक करना। इसका मतलब मैं यहां पे कहूंगा कि IS इज ग्रेटर देन IP, क्योंकि अगर VP VS से बड़ा है तो IS फिर IP से बड़ा होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर IS बड़ा होगा किससे, IP से। सॉरी, IP बड़ा होगा किससे, IS से, क्योंकि VP छोटा है तो IP बड़ा आ गया IS से। क्या रिजल्ट निकला, इधर से रिजल्ट ये निकला कि ये ट्रांसफार्मर ने क्या काम कर दिया, देखें अब इनपुट का करंट कम कर दिए, इस अपना ये देखें सेकेंडरी का करंट क्या हो गया है, ज्यादा। इसका मतलब इसने करंट को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। बच्चों इसने करंट को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। वो इधर देख के बताओ इसने करंट को क्या किया है, इसमें सेकेंडरी का करंट कम हो गया है, इसने क्या कर दिया है, डिक्रीजेस द करंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, जरा माहौल चेक कर रहे हो चरसी लोगों। ये देखो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है, जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट को डिक्रीज करता है, जो वोल्टेज को इंक्रीज, करंट को डिक्रीज, वो स्टेप अप, जो वोल्टेज को डिक्रीज, करंट को इंक्रीज, वो स्टेप डाउन। इज इट ओके? और एक बात और लगते हाथ, सबसे बड़ी पहचान, कई दफा पेपर में ना MCQ आता है और उसने ना बच्चों को रेशो दी होती है जी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज दिस या ट्रांसफार्मर रेशो इज, तो उसने स्टेप अप या स्टेप डाउन का नहीं बताया होता क्वेश्चन में। तो बच्चे वहां पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जी हमें तो पता ही नहीं चलता कब स्टेप अप है कब स्टेप डाउन है। ठीक है, आओ इधर मैं आप लोगों को एक 2 नंबर तरीका बताता हूँ। ये देखो, ये NS को इधर ला के डिवाइड करो, साफ नजर आ रहा है कि NP डिवाइडेड बाई NS जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो ऐसा ट्रांसफार्मर, यानी ये ऐसे आ गया, ठीक है। जबकि मैं ऐसे भी कह सकता हूं या यूं कह लें कि NS ओवर NP इज लेस देन 1। क्या ख्याल है?
यानी NP ओवर NS 1 से बड़ा है या NS ओवर NP 1 से छोटा, तो दोनों चीजें, अगर NP ओवर NS 1 से बड़ा होगा या NS ओवर NP 1 से छोटा होगा तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहलाया करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाया करेगा। जबकि इधर देखें, इधर क्या होगा, इधर NP ओवर NS तो 1 से छोटी आएगी, मगर NS ओवर NP 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें NP ओवर NS 1 से छोटा हो या NS ओवर NP 1 से बड़ा हो, ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगर आप लोगों को यहां तक मेरी बताई हुई बातें समझ आ गई हैं तो हैंड रेस कर दें। ये सारे ही MCQs हैं, ये भी MCQ, ये भी MCQ, भाई तो जितना भी लिखवाया भाई MCQs ही हैं, क्या ख्याल है? बाकी वफात पा गए हैं। ओ भाई कोई बंदा हैंड रेस कर देता ताकि अगले बंदे को आइडिया हो जाए कि वाकई इनको आवाज़ वगैरह भी जा रही है कोई, ठीक है। पता नहीं यार किस तरह के लोग हैं, यकीन मानो मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। चलो इसके बाद बच्चों ट्रांसफार्मर के लॉसेस आ गए। अब ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितनी तरह के होते हैं, यूजुअली हम लोग 2 तरह के डिस्कस करते हैं यहाँ पर। वैसे कई लोग इसके 3 भी बताते हैं, 3 होते भी हैं, मगर आप लोगों की FSC के लेवल के ऊपर उसने 2 लिखे हुए हैं अभी, तो हम लोग ज़रा उन्हीं को देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में लॉसेस, बच्चों लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर यूजुअली हम लोग 2 डिस्कस करेंगे। एक देखें ट्रांसफार्मर में कोर है, जिसमें कोर है, और एक क्या है, एक क्या है, कॉइल्स हैं। एक को बोलते हैं, कॉइल किसकी बनी होती है, कॉपर की। एक को बोलते हैं कॉपर लॉस, एक को बोलते हैं आयरन लॉस। एक को क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस, एक को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयरन लॉस। अब ये जो कॉपर लॉस होता है ये किस में होता है, कॉइल्स कॉपर की बनी होती है, ये कॉइल्स में होता है, ठीक है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में करंट फ्लो कर रहा होता है, ड्यूरिंग करंट फ्लो बच्चों वहाँ पे थोड़ा बहुत जो पावर में लॉस आता है, जो एनर्जी लॉस होती है, उस लॉस को हम लोग कॉपर लॉस बोलते हैं। और ये किसकी बनी होती है, यूजुअली कॉपर की, और जो पावर इसकी होती है वो I2R लॉस, इसलिए हम लोग इसको I2R लॉस भी बोलते हैं। कॉपर लॉस इज ऑल्सो नोन एज I2R लॉस। जबकि ये किस में है बच्चों, ये किस में बनती है, ये कोर में बनती है, इसको कोर लॉस बोलते हैं, ठीक है। और ये कोर लॉस बच्चों आगे से फर्दर कितनी तरह का होता है, ये आगे से फर्दर 2 तरह का होता है। कोर के अंदर होने वाले लॉसेस आगे से 2 तरह के होते हैं। एक को बोला जाता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक को क्या बोला जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस, और दूसरा इसका नाम होता है एडी करंट लॉस। और बच्चों दूसरा इसका नाम क्या होता है, एडी करंट लॉस। ये 2 तरह के लॉसेस ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग यूजुअली अब डिस्कस करेंगे। I2R लॉस ये कॉइल्स के अंदर होगा, इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं, कहानी खत्म अभी इसकी। आयरन लॉस को कोर लॉसेस बोलते हैं, और आगे से ये फर्दर हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस में डिवाइडेड है। अब हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है, ये आपको पता है क्यों होगा ट्रांसफार्मर्स में, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर। आपको पता है कोर में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो बच्चों कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, उसकी मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होती है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस होती है उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। जबकि एडी करंट लॉस कौन सा होता है, एडी करंट लॉस बच्चों होता है ड्यू, ये क्या काम करता है, इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट इन द ट्रांसफार्मर। ये बच्चों ट्रांसफार्मर में क्या प्रोड्यूस करवाता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है ट्रांसफार्मर में। ये होता क्या है, आप लोगों को पता है ट्रांसफार्मर की कोर में ये करंट ऐसा करंट है जो कि प्रोड्यूस होता है विद इन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। बच्चों ट्रांसफार्मर की कोर में ये प्रोड्यूस होता है चेंजिंग करंट की वजह से, और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये देखें, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं जी ये ट्रांसफार्मर की कोर है, जरा सुने, ये ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर में से जब करंट पास कर रहा है, लगातार करंट चेंज हो रहा है, तो बच्चों चेंजिंग करंट की वजह से देखें प्राइमरी और सेकेंडरी तो है, मगर इस कोर के अपने अंदर भी एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कोर के अपने अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है ये काम खराब करता है। तो ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्सेस, ठीक है, जब ये फ्लक्स एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं उस दौरान कोर के अपने अंदर भी क्या प्रोड्यूस होता है, एक करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो करंट कोर के अपने ही अंदर प्रोड्यूस होता है उस करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस बोलते हैं। और वो करंट बच्चों किसी भी ट्रांसफार्मर में किस चीज का सबब बनता है? हीटिंग का सबब बनता है। अब ये तीन तरह के लॉसेस आप लोगों के सामने आ गए। हाँ, अगर कॉइल्स की कपलिंग परफेक्ट ना हुई हो तो कुछ फ्लक्स लॉस होता है, उसको फ्लक्स लॉस भी बोला जाता है ड्यू टू इम्परफेक्ट कपलिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, बट वो हमारी किताब में भी नहीं है इसलिए हम लोग उसको नहीं देख रहे। अब बच्चों कॉपर लॉस है किसकी वजह से? कॉइल्स की वजह से। अब इस लॉस को कैसे रिड्यूस करेंगे? हाँ जी, कोई बच्चा बताएगा कॉपर लॉस को रिड्यूस कैसे करते हैं? उसका तरीका ये होता है बच्चों, कॉपर लॉस को रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आप लोग इसकी जो कॉइल्स की वाइंडिंग है ना, कॉइल्स की वाइंडिंग जो आप लोग इसके गुच्छे बनाते हैं कॉइल्स के, कहते हैं वो ऐसे मटेरियल के बनाएं, ऐसी वायर के बनाएं जो कि वायर क्या हो? थिक हो। एक तो कॉपर की हो और दूसरा बच्चों एक तो थिक हो और दूसरा कॉपर की हो। ये जितनी ज्यादा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखें, R इज इक्वल टू, आप लोग फार्मूला पढ़ते हैं, R इज इक्वल टू होता है रो L ओवर A। यहां से आपको पता है रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब जो वायर जितनी ज्यादा थिक होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, रेजिस्टेंस जितनी कम होगी ये वाला ओवरऑल लॉस भी उतना कम होगा। इसका मतलब ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप लोगों को जो कॉइल्स की वाइंडिंग है वो ऐसी वायर की यूज करनी पड़ती है जिस वायर का एरिया ज्यादा हो। वो वायर एक तो मोटी हो और बच्चों कॉपर की हो और मोटी हो, तो हमारा ये जो लॉस है कम से कम हो सकता है। 100% तो खत्म नहीं हो सकता मगर रिड्यूस बहुत हद तक हो जाता है। हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे रिड्यूस करते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए बच्चों आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाती है। जो कोर इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगी इसका मतलब है कि वहां पे ये वाला लॉस क्या होगा? कम से कम होगा। ठीक है, इसका लूप एरिया, स्मॉल लूप एरिया वाला हम लोग यूज करेंगे। स्मॉल लूप एरिया, वो हिस्टेरिसिस लूप का पूरा टॉपिक मैंने यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया, वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो स्मॉल लूप एरिया जिसका होगा, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा ट्रांसफार्मर्स की कोर में। और एडी करंट लॉस इसको रिड्यूस किया जा सकता है बच्चों बाय लैमिनेटिंग द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। बच्चों लैमिनेटिंग द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट करने के लिए। इसी तरह एक एमसीक्यू मैंने एक मरतबा देखा था, ट्रांसफार्मर में ना ऑयल भी यूज़ होता है। ठीक है, वो एक तो इंसुलेशन के लिए भी यूज़ होता है और दूसरा बच्चों वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए भी यूज़ होता है, क्योंकि लगातार जब फ्लक्स चेंजेस वगैरह हो रहे होते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पर, मतलब आप कह रहे हैं कि हीटिंग वगैरह भी जो प्रोड्यूस होती है उससे ट्रांसफार्मर जो है ना ऑयल वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो ओके रहता है ट्रांसफार्मर। खैर, तो ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करके भी एडी करंट लॉस को क्या किया जा सकता है? रिड्यूस किया जा सकता है। यू शेप्ड स्ट्रिप्स हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर बनाते हैं ना, तो ऐसे बनाते हैं। ये यू शेप्ड स्ट्रिप्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ा दी जाती हैं बाद में ऐसे, और उनके दरमियान में हम लोग क्या काम कर देते हैं? लेमिनेशन कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट ज़्यादा ना रहे, ताकि एक दूसरे का एडी करंट उनके अंदर ऐड ना हो और ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस ना हो। तो एडी करंट को रिड्यूस करवाने के लिए यू शेप्ड स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे हम लोग, यू शेप्ड स्ट्रिप्स ऑफ द सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे और उनके दरमियान में क्या कर देंगे? लेमिनेशन कर देंगे ताकि ये वाले लॉसेस कम से कम हो। तो बच्चों 100% तो ये लॉसेस आप लोग कम से कम नहीं कर सकते, मगर इसको एफिशिएंट बना सकते हैं और इसकी एफिशिएंसी 95 to 99% तक ली जा सकती है। 100% एफिशिएंट नहीं है, मतलब किसी भी ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो यूजुअली 95 to 99% तक होती है। ये भी एक एमसीक्यू था। इसके अलावा एफिशिएंसी निकालते कहते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो उसका तरीकाकार होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी आउटपुट कितनी होती है बच्चों? आपको पता है आउटपुट पावर में VS IS होगा और इनपुट में VP IP इंटू 100। अगर आपको किसी भी ट्रांसफार्मर की ये चारों चीज़ें गिवन हो, यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये थी बच्चों ट्रांसफार्मर की कुछ थ्योरी की बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसी में हमने मैक्सिमम MCQs को भी कवर किया है। ओके बच्चों, यहाँ तक ओके है। तो हम लोग अब आगे इसके कुछ MCQs की तरफ चलते हैं, कुछ टिपिकल पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है। चलें, हाँ भाई पीछे हो जाए। लो जी सर नींद आ रही है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, रोज़ा रखा हुआ है आपने, बल्कि रोज़े तो आप रखते नहीं होनी, मुझे पता चला था कि आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारे से। अच्छा खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी बच्चों,
हाँ जी, लिखवाना शुरू करें फिर। लिखें जी, अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन, अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन, अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट, 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। कहता है एक ट्रांसफार्मर है वो 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 11 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट लिख लिया। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, कहता है बताएं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितनी होगी। व्हाट इज इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बताएं। हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होगी। हाँ जी बस हो गए हैं गूंगे, लिख लें 0.5, 0.05, 0.005, अकेली 5। हाँ जी आंसर बताएं। 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होगी। 0.05। 0.05, वेरी गुड। ये देखें बच्चों, मैंने आपको भी बताया था कि किसी भी ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो NS/NP को हम नाम देते हैं। तो NS/NP किसके बराबर होगा, VS/VP के बराबर होगा। अब VS कितना है 11 और VP कितना है 220। जो दिया था वो 220 था, जो आया वो 11। तो जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 0.05 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बड़ा ही छोटा MCQ था ये, इसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं थी। ठीक है, ये देखो ना 11 को इससे काट दो, 22 से नीचे 2 बचेगा, 1/2 0.5 और बल्कि 1/20 होगा, तो उसमें से 1/2 0.5, 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.05 ही बन जाएगा। अकल यूज़ करनी है, बस आंसर आ जाना है। तरीके आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, अप्लाई बेशक आपको एक भी ना करना आता हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों MCQ लिखें, और अभी तो ये शुरू हुआ है। अच्छा, एक 4 में पॉइंट आप लोगों को लिखवाने लगा, बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ये ट्रांसफार्मर के ना, ये लिख लें ज़रा। जो स्टेप डाउन कहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट्स फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बच्चों, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इज यूज्ड, ये किसके लिए यूज होता है, कहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू, हाँ जी, ऑब्टेन लार्ज करंट्स। ठीक है जी, लार्ज करंट्स को ऑब्टेन करते हैं फॉर वेल्डिंग पर्पस। बच्चों वेल्डिंग पर्पसेस के लिए हम लोगों ने जो हमें लार्ज करंट चाहिए होता है वो हम लोग बेसिकली किसकी मदद से हासिल करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हासिल किया जाता है। जो वेल्डिंग प्लांट्स जितने भी लगे होते हैं उनके साथ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स भी लगा दिए जाए तो बच्चों वो लार्ज करंट, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको पता है वोल्टेज को डिक्रीज करता है मगर करंट को इंक्रीज करता है। इसका मतलब जिस जगह पे भी आपको लार्ज करंट चाहिए वहां पे आप लोग किसको यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखें बच्चों, ये इसके अलावा क्या काम करता है, इट इज यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेसेस फॉर मेल्टिंग द मेटल्स। यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस के अंदर भी बच्चों ये यूज होता है। इंडक्शन फर्नेस के अंदर क्यों यूज होता है, टू मेल्ट द मेटल्स। बच्चों मेटल्स को मेल्ट करने के लिए भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो जब कल को आप लोग इंजीनियर बनेंगे गलती से तब आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर बच्चों किस लिए यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कोई एक आधा यूज चले आप लोग मुझे बता दें। हाँ जी, है किसी बच्चे के दिमाग में, पढ़ा भी हुआ है आप लोगों ने। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां पर यूज होता है, कोई बताएगा मुझे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। हाई वोल्टेज आप लोगों को चाहिए होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज में यूज होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज में आप लोग एक्स रेज की प्रोडक्शन में बच्चों किसको यूज़ कर सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। वहाँ पे आप लोगों को जो कैथोड और एनोड के दरमियान में हाई वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एक और जगह पर यूज़ किया जाता है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या काम करते हैं, हाँ जी बताएं। एक और इसका बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है, बल्कि स्टेप अप का नहीं, वो स्टेप डाउन का है, स्टेप अप का नहीं है, स्टेप अप का नहीं है, स्टेप डाउन का। एक मिनट, मीटिंग एंड होगी, 1 मिनट। अच्छा, स्टेप अप का तो बस मतलब एक ही यूज़ फिलहाल आप लोग जहन में रख लें। ठीक है। वैसे आप लोगों को पता है कि जो वापडा की तरफ से, मेरी बात सुने ज़रा, जो आप लोगों के घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कौन से लगे होते हैं? यूजुअली आप लोगों के घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन लगे होते हैं, जो वोल्टेज को डिक्रीज़ करते हैं मगर करंट को इंक्रीज़ करवा के आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। मगर जब जो आते हैं मतलब ग्रिड स्टेशन से जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, तो बच्चों बिजली जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है वहाँ पे हम लोग कौन से ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप अप। वो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं मगर वायर्स के अंदर करंट को डिक्रीज़ कर देते हैं। करंट सुकून मोल चिल मोल.com में आप लोगों के महलों तक पहुँचता है। ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसके अलावा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एक बड़ा इसका ज़बरदस्त है कि अगर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को एक रेक्टिफायर के साथ लगा दें, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज विद द रेक्टिफायर, तो बच्चों रेक्टिफायर के साथ लगा देंगे तो हम लोग क्या हासिल कर सकते हैं, टू ऑब्टेन स्मॉल डीसी सोर्स। तो बच्चों हम लोग इसके साथ एक स्मॉल डीसी सोर्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर एसी को क्या बना देगा, डीसी। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। अब ये वोल्टेज को बहुत डिक्रीज कर दिया इसने, आगे रेक्टिफायर लगा दें, वही वोल्टेज जो डिक्रीज हुआ होगा एसी था, वही एसी क्या बन जाएगा, डीसी। तो आप लोगों के पास स्मॉल डीसी सोर्स आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ एक रेक्टिफायर लगा दिया जाए तो बच्चों वो क्या बन जाता है, स्मॉल डीसी सोर्स बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हम लोग अक्सर ये काम करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन में भी बच्चों ट्रांसफार्मर्स का ही यूज होता है। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, आप लोगों को पता है ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। जितनी भी वायर्स आ रही हैं वो सारी ट्रांसफार्मर से अटैच होती हैं, उनमें करंट है, उनमें वोल्टेजेस हैं, पूरा पप्पू मॉल। ये पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप लोगों ने पढ़नी हो तो मेरे से रब्ता कर लीजिएगा अलहदा से ही। ठीक है। खैर अब MCQs लिखें कुछ, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड जो है ना वो ओपन हो। हाँ जी बच्चों, पहला MCQ लिखें, मुश्किल लिखवाऊँ या आसान सा लिखवाऊँ है? अच्छा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर ना एक स्टैटिक डिवाइस है, एक डायनामिक होती है, एक स्टैटिक। स्टैटिक डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कहीं पे फ्रिक्शन या मूविंग पार्ट्स इसके अंदर बहुत कम है। तो याद रखिएगा इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ये भी एक MCQ बनता होता है, ये अक्सर का आता है। द ट्रांसफार्मर इज एफिशिएंट डिवाइस बिकॉज इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। इसके अंदर किसी भी किस्म का फ्रिक्शन या विंडेज लॉसेज वगैरह नहीं है। नो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज, नो फ्रिक्शन, ये छोटे छोटे MCQs है। अब एंड विंडेज लॉसेस इसके अंदर नहीं है, इसीलिए ये एक तो एफिशिएंट भी होता है और बच्चों ये एफिशिएंट भी होता है, इट इज़ एफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये लॉसेस नहीं है और इसी की वजह से हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। ये भी एक MCQ पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों एक आप लोग अब लिखें ज़रा, MCQ लिखें जी। A low loss transformer has 230 volt applied, जल्दी जल्दी लिखें। A low loss transformer has 230 volt applied to the primary. A low loss transformer has 230 volt supplied to the primary and gives 4.6 volt in the secondary. And gives 4.6 volt in the secondary.
ना मैं नहीं लिख रहा, इतना टाइम नहीं है, काकी साथ साथ लिखो, दोबारा सुन लो। अ लो लॉस ट्रांसफार्मर हैज़ 230 वोल्ट अप्लाइड टू द प्राइमरी। जो अच्छे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो सिर्फ ये लिख लेते हैं कि प्राइमरी की बात होगी 230 वोल्ट, अकल होनी चाहिए ना चलो 230 वोल्ट प्राइमरी है बच्चों। और उसके बाद कहता है जी एंड गिव्स 4.6 वोल्ट इन द सेकेंडरी, और सेकेंडरी में 4.6 वोल्ट आप लोगों को ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है, अच्छा आगे कहता है, आगे कहता है जी द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अ लोड विच ड्रॉज 5 एम्पेयर ऑफ द करंट। कहते हैं सेकेंडरी को अटैच कर दिया है जो ऐसे लोड के साथ जो 5 एम्पेयर करंट को ड्रॉ कर रही है। सेकेंडरी को अटैच कर दिया ऐसे लोड के साथ जो 5 एम्पेयर का करंट ड्रॉ कर रही है। कहते हैं बताएं करंट इन द प्राइमरी कितना होगा। अब ये तो शुगर ही नहीं हो गया। अब स्टेटमेंट बंदा देखता है तो 3 लाइनों की बनी होती है, और जब एमसीक्यू को सोल्व करना है तो आप लोगों ने 1 मिनट से पहले सोल्व कर लेना होता है। बताएं, अब फार्मूला आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था कि VS ओवर VP किसके बराबर होता है, IP ओवर IS। तो अब IP निकालना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, VS ओवर VP इंटू IS। ठीक है, अब यहां से इसको कैलकुलेट करें, कितना बनेगा जी ये 4.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 230। हाँ जी करें जरा इसको कैलकुलेट, है कोई बच्चा जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट करके आंसर बताएं। करो जल्दी। कैसे करेंगे इसको, हाँ जी इधर देखें जरा, 1/10 ये देखें इधर, यस 0.1 कैसे किया है, बड़ा दिमाग चलाया है। सर 4.65 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.6 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाया, अच्छा क्या आया 23 आ गया आंसर। अच्छा 23 आ गया, पक्की बात है, गुड। ठीक है जी 4.6 को 5 से करवाया 23 से कट गया 1/10 1/10 0.1 बच गया। या इसके अलावा एक ये भी तरीका है, हाँ ठीक है, इसके अलावा या एक ये भी तरीका है, इसको 2.3 इंटू 10 लिख लें, 2.3 इंटू 100 लिख देना, तो वो आप लोग 5/100 को एक साइड पे कर दें, 2.3 को इससे काटें 2 बचेगा, 2 को उससे काट दें तो 1/10 बचेगा, है ना। जो मर्जी तरीका अप्लाई कर लें, आप लोगों ने अपने दिमाग में तरीका अप्लाई करना है, जिसका जो सा तरीका चल गया बस, ठीक है, इसमें कोई रोने वाली बात नहीं है। उसके बाद बच्चों एक और MCQ लिखें, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन 230 वोल्ट लाइन। जल्दी लिखें, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स, a step up transformer operates on, a step up transformer operates on 230 वोल्ट लाइन, 230 वोल्ट लाइन के ऊपर कहता है जी वो ऑपरेट कर रहा है। सप्लाइज अ लोड ऑफ 2 एम्पेयर, सप्लाइज अ लोड ऑफ 2 एम्पेयर, यानी कि प्राइमरी का वोल्टेज दे दिया है आपको उसने कितना 230, और सेकेंडरी का करंट दे दिया 2 एम्पेयर। द रेशो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न इज 1/25। द रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी इज 1/25। अच्छा प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया था देखना ज़रा 230, और सेकेंडरी का करंट कितना दिया है 2 एम्पेयर। अच्छा आगे ये कहता है सेकेंडरी का करंट भी दे दिया है, रेशो भी दे दी, प्राइमरी का वोल्टेज भी दे दिया है। कहते द करंट इन द प्राइमरी क्या होगा, लो ये तो शुगर ही नहीं हो गया। कहता प्राइमरी का करंट बताएं, हाँ जी क्या किया जाए, प्राइमरी का करंट कैसे निकलेगा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी वो इतनी देर लगा दी है, ओ भाई इधर देखो बस। अब ये चरसी लोग यहाँ पे वोल्टेज का रिलेशन लगाई जा रहे हैं। ओ भाई आप लोग देखें IS गिवन है, IP मालूम करना है, NS ओवर NP, ये तो जस्ट डाटा देने के लिए आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये वाली वैल्यू दी है। चुप करके आप लोग फार्मूला लगाएं जी, IP इज इक्वल टू IS और साथ में आ जाएगा जी NS ओवर NP। थोड़ा सा गौर करें, IP बराबर आएगा, देखें ना, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर ये देखें VP ओवर VS किसके बराबर था, NP ओवर NS,
मगर NP ओवर NS जो होता है वो IS ओवर IP के बराबर होगा। तो यहां से आप लोग देखें IS किसके बराबर, IP किसके बराबर आएगा, IP बराबर आएगा IS इंटू NS ओवर NP। अब आपको जो गिवन है वो NP ओवर NS गिवन है। अच्छा IS है 2, अब आपको NP ओवर NS है 1 ओवर 25, तो NS ओवर NP कितना होगा 25 ओवर 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 एम्पेयर। क्या ख्याल है बच्चों, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। इस तरह के अगर अब आप लोगों को MCQs आ जाए आप लोग कर लेंगे। एक और MCQ लिखें लास्ट, आज के दिन का एक और ज़बरदस्त MCQ लिख लें, फिर हम लोग ये टॉपिक को दी एंड करेंगे। MCQ लिखें जी, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर EMF इंड्यूस्ड पर टर्न। ठीक है, पूरी लाइन लिखनी है आप लोगों ने। EMF इंड्यूस्ड पर टर्न, अल्फा ऑप्शन लिखें इज मोर इन प्राइमरी, इज मोर इन प्राइमरी, अल्फा ऑप्शन है इज मोर इन प्राइमरी। बीटा ऑप्शन है इज मोर इन सेकेंडरी, इज मोर इन सेकेंडरी। EMF इंड्यूस्ड पर टर्न इज लेस इन प्राइमरी। ठीक है, पहली मैंने लिखवाई थी मोर इन प्राइमरी, दूसरी क्या लिखवाई है, और दूसरी क्या लिखवाई है, पहली लिखवाई मोर इन प्राइमरी, दूसरी क्या लिखवाई है, देखो यार। ठीक है, तीसरी लिखें सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और डेल्टा लिख लें नोनी। सेम इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, चार्ली ऑप्शन लिखें सेम इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और डेल्टा ऑप्शन लिख लें नोनी। हाँ जी बताएं अब आंसर, आंसर बताओ आंसर। हाँ ओए भाई मेरी बात सुनो, बेशक स्टेप अप है बेशक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, अगर तो देखें आप लोगों को पता है NS ओवर NP किसके बराबर होता है यार, VS ओवर VP के। अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूं NS ओवर VS इज इक्वल टू NP ओवर VP, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मुझे बताओ NS ओवर VS NP ओवर VP ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल नहीं आ गए। इसका मतलब EMF इंड्यूस्ड पर टर्न या टर्न पर इंड्यूस्ड EMF ये दोनों क्या रहती हैं ओवरऑल बच्चों, इक्वल ही रहती हैं एक दूसरे की। इसका मतलब सेम है इसका आंसर। तो ये ऑप्शन बच्चों बनेगी इज सेम इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, ये बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ये रेशो क्या रहती है, EMF इंड्यूस पर टर्न या टर्न पर EMF इंड्यूस क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका आंसर था चार्ली। तो लो जी बच्चों, ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो अब इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।